हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 12th में हम करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यस, जैसे मिनी लैपटॉप्स आते हैं, वो मिनी मोबाइल फोन्स आते हैं, वैसे ही एक मिनी फॉर्म है किसकी, ओम्स लॉ की। तो वो आज बेटा हम करेंगे डिस्कस। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, तो पहले इसकी हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रो MICRO माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लिख देते हैं ब्लू के साथ, ओम्स लॉ। तो बेटा इसके समझने से पहले, इसको समझने से पहले दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि बेसिकली मैंने आपको आगे भी बताया था, अगर किसी कंडक्टर की बात करें तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। वो इसलिए बिकॉज अगर करंट भी उसमें से आप फ्लो करवाओ ना, तो वो ज्यादातर जो है वो करंट जो है वो सरफेस पे ही रहता है। सो करंट अगर सरफेस पे रहता है, तो अगर करंट डेंसिटी निकालनी पड़े मुझे, करंट डेंसिटी, तो उसको ही सिर्फ हम एक इस तरीके से निकालते हैं, जिसको एक तो J से डिनोट करते हैं, और ये होता है करंट I डिवाइडेड बाय एरिया। यानी ये करंट इस टू एरिया की रेशियो होती है कि कितना करंट पास कर रहा है कितने एरिया में से। सो इसको हम यहां पे लिखते हैं J इज इक्वल टू I बाय A। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपको ये समझने के लिए कि बेसिकली ओम्स लॉ जो है वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में क्यों कहा जाता है, बिकॉज हम उसके अंदर रेशियोज ले लेते हैं, यानी कि हम उसका जो बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है उसके अंदर चले जाते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि अगर करंट डेंसिटी ली जाए तो ओम्स लॉ जो है वो किस तरीके से फॉर्म होगा। तो बेटा चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो करंट है वो होता है I इज इक्वल टू NEAVD, जहां पे N जो है वो हमारी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये जो है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने पहले पढ़ रखी है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें फार्मूला भी पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो करंट की वैल्यू यहां पे बन जाएगी यहाँ पे ए लगा देते हैं, यहाँ पे E आ जाएगा, टाउ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ME आ जाएगा। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं अभी। तो बेटा इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, और दोनों पार्ट्स के जो हैं आपस में रिलेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर हम ये वाला करेंगे। तो उसके लिए पहले इसको स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए यहां पे अगर हम देखें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो पोटेंशियल स्मॉल v से नहीं बल्कि कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। तो अगर E की वैल्यू वो यहां पे लगा दे तो हमारे पास यहां पे वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, I इज इक्वल टू N E स्क्वायर A टाउ डिवाइडेड बाय ME। M के पैर में ये इसके साथ में नहीं है, इसके पैर में है। ये बेटा मेरी बात याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं। वो शक्तिमान में देखते थे ना, छोटी छोटी पर मोटी बातें, वो तो ये मोटी बातें हैं पर हैं छोटी छोटी। तो यहाँ पे V आ जाएगा E की जगह पे, और नीचे आ जाएगा L। तो अगर I को इधर ले जाए और बाकी सब चीजें इधर ले जाए तो आ जाएगा MEL डिवाइडेड बाय N E स्क्वायर A टाउ विच इज इक्वल टू V बाय I। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो हमने ओम्स लॉ बेसिकली पढ़ा है, उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, वो होती है V इज इक्वल टू IR। तो V बाय I की वैल्यू किसके बराबर आती है, यहाँ पे R के बराबर। तो ये किसके बराबर है, V बाय I। तो V बाय I की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे R के बराबर। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास आ जाएंगी MEL डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर A टाउ इज इक्वल टू R। बट साथ ही मैं अगर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूं कि R की वैल्यू हमने पिछली वीडियो में की थी, इट इज रो L बाय A, वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी,
एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितने गुना लेंथ बढ़ाओगे उतने गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितने गुना एरिया बढ़ेगा उतने गुना रेजिस्टेंस कम होगी। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूं तो L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी ME डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर इनटू टाउ। तो एज वी नो दैट, हमने रिलेशन भी किया था रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का, कि जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को यहां पे उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वैल्यू आ गई है हमारी कंडक्टिविटी। तो यहां से बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो करंट की वैल्यू थी, इससे अगर इधर को चले जाएंगे तो हमें क्या मिल गई, कंडक्टिविटी। अब इससे इधर को जाते हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, यहां पे एक जादू होने वाला है। एक इक्वेशन से मैं दो चीजें डिराइव करूंगा, ध्यान से देखना, ब्यूटी ऑफ फिजिक्स इसको बोलते हैं। I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ, टाउ पहले लिख दिया है, EA डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं A यहां से उठा के इधर ले आऊं तो I डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाय ME इंटू E आ जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अब आपको सब पता चल जाएगा मैंने ये पहले क्यों किया। तो ये वैल्यू बेटा किसकी आ रही है, सिग्मा की वैल्यू है NE स्क्वायर टाउ बाय ME। तो ये है NE स्क्वायर टाउ बाय ME, इसका मतलब है इसकी जगह पे मैं सिग्मा डाल सकता हूं। तो I डिवाइडेड बाय A विल बी इक्वल टू सिग्मा E। और ये जो वैल्यू है I बाय A, इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले बता रखी है यहाँ पे J, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E आ जाएगा। एंड दिस इक्वेशन हियर इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। थोड़े बड़े हो जाओगे तो एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, उसकी भी कुछ फॉर्म ऐसी होती है, वो भी आपको समझने में आएगी। बट अभी फिलहाल के लिए आप इतने समझो कि ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बिकॉज इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी के बीच में वो ओम्स लॉ का जैसा ही एक रिलेशन जो है वो यहाँ पे डेवलप कर दी है। तो जिसके अंदर हमारे पास ये तो पता चलेगा कि करंट डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, पर जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है वो है हमारी कंडक्टिविटी। तो यहां पे हम इस सिंबल के मतलब लिख देते हैं, जहां पे J इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और E is the applied electric field, applied electric field। तो जैसे ये बहुत ही एक सुंदर रिलेशन यहाँ पे बन गया। तो ओम्स लॉ जो है उससे हमें बहुत कुछ पता चला कि ओम्स लॉ में एक हमने यहाँ पे जो रिलेशन किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने से ही हमारे पास क्या जनरेट हो गया, ओम्स लॉ। तो यहां से आपने क्या निकाली, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी वैल्यू यहां पे डाली और हमारा आंसर आ गया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा अगला टॉपिक है। इसके अंदर वो कहता है कि अगर मैं बात करूं आपके साथ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो बेटा देखो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म तो बहुत इजी है, वो तो बाद में हम देख लेते हैं, पर इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कंडक्टर के केस में हमारे पास रेजिस्टेंस का मेजर कारण क्या है, वो थी कोलिजन्स। बिकॉज हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे होते हैं, जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो एक ट्रैफिक है, अगर तो सारी गाड़ियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने
लाइन में चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और जिगजैग होना शुरू होगा तो आपस में कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है वो रुक जाएगा। और इसी तरीके से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी रुक जाता है जब कोलिजन्स बढ़ती हैं। तो यानी कि अगर कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, इन द केस ऑफ कंडक्टर्स रेजिस्टेंस बढ़ती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, पर ये केस है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स का। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, तो बेटा ये एक काला जादू है, ये एक काला जादू है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कुछ मटेरियल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और कुछ में ये टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। क्यों? उसका भी रीजन है। देखो फॉर एग्जांपल बेसिक रीजन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए? खाली रास्ता चाहिए जिसमें से वो जल्दी से निकल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली ट्रेवल नहीं करता है। बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो एक लाइन लगी हुई है और किसी को आपने एक लड्डू पकड़ा दिया, आपने बोला ये लड्डू आगे 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 पास करते जाओ, तो बेसिकली क्या होता है वो लड्डू एक दूसरे को पास करते जाते हैं। बट अगर रास्ते में वो दो लोग जिन्होंने लड्डू पास करना था वो लड़ जाएं तो लड्डू आगे पास नहीं होगा। ये वाला केस था हमारा कंडक्टर का, जिसमें कोलिजन्स हो जाती हैं और हमारा जो लड्डू ट्रांसफर हो रहा था या जो करंट जिसको बोलते हैं या जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा था वो नहीं होगा। बट सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि हमारे पास कंपैरेटिवली वो आदमी कम होते हैं जिन्होंने ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली क्या है कि हमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट उनके कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर आर वेरी लेस एज कंपैरेटिव टू कंडक्टर। तो वो क्या होता है उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो जल्दी से पास आउट कर जाता है, तो हमारा करंट बढ़ जाता है। यानी कि इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये सारी सिचुएशन उल्टी हो जाती है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बस इसका यही एक कारण है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें ज्यादा होते हैं, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, इस करके इनकी कोलिजन्स ज्यादा हो जाती हैं। इसमें मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो निकल जाते हैं बिना टकराए। और अगर टकराएंगे नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो रेजिस्टेंस नहीं पैदा होगी, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्रॉस कर जाता है। बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े हैं तो जिसको रास्ता मिलता है आसानी से निकल जाता है, बिकॉज एक दूसरे को तंग करने वाला कोई नहीं है। और अगर इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स चेक करें, इंसुलेटर्स के केस में बेटा देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज बेटा इसके अंदर ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। अगर हो भी तो एक दो हो, तो जितना मर्जी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो तो वो बहुत ही माइन्यूट करंट निकलता है, 0.01 वो भी मतलब नहीं निकलता, कह लो आप नहीं मानो, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से इंसुलेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंसुलेटर की बात करो, जैसे लकड़ी की बात करो, मैच स्टिक की, आप एक जगह पे उसको आग लगा भी देते हो तो आपको दूसरी हिस्से में पता भी नहीं चलता है कि वो आग लगी भी है। अगर यही काम आप किसी चम्मच से करो तो एक साइड पे उसको अगर आप गर्म करते हो तो दूसरी साइड पे वो भी गर्म हो जाता है। तो जॉन सब एक बात बेटा मेरी याद रखना कि जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होंगे। सो बेसिकली जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। सो ये फंडामेंटल बेटा मेरा जरूर याद रखना। और बात आई मेजरमेंट की, तो बेटा मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, इसका फार्मूला जस्ट वैसा है जैसा लीनियर एक्सपेंशन का होता है
या सुपरफिशियल एक्सपेंशन का होता है, या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का होता है, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था। जैसे कि अल्फा विल बी गिवन एज चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे वहां लगा लेते हैं कि अगर स्टार्टिंग में एट टेम्परेचर T1 हमारे पास रेजिस्टेंस थी R1 और एट टेम्परेचर T2 हमारे पास रेजिस्टेंस थी R2, तो ये वैल्यूज अगर यहां पे पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू टेम्परेचर में भी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बेटा फॉर्मूला है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस का, जिससे आप अल्फा जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको बस इसी को ही आराम से देखना है और ये जज करना है कि हमारा जो मटेरियल हमारे हाथ में है, अगर आपको ये जांचना हो कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो आपको क्या करना है, जस्ट उसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करके देखना है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो वो कंडक्टर है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम होती है तो वो सेमीकंडक्टर है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रेजिस्टेंस को, तो वो एक इंसुलेटर है। सो इस तरीके से बेटा आप टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो देख सकते हो किसकी, रेजिस्टेंस की। और बेटा अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, बिकॉज ओम्स लॉ का टॉपिक कर रहे थे, उसकी रेजिस्टेंस को भी डिस्कस कर लिया, टेम्परेचर को भी डिस्कस कर लिया कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा एक दो चीजें मैं यहां पे और आपको बतानी चाहूंगा कि ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस में क्या फर्क होता है। एक होती है ओहमिक डिवाइसेस और एक होती है नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो इसमें फर्क क्या है, तो बेटा जैसे कि नाम से क्लियर है कि जो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं, ओम्स लॉ, तो वो ओमिक डिवाइसेस है। विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, तो वो आपकी नॉन ओमिक डिवाइसेस होंगी। जैसे यहां पे सीधा कार्बन रजिस्टर अगर लगाए हैं तो ये ओम्स लॉ को ओबे करेगा, बट अगर डायोड लगाएं, पीएन जंक्शन डायोड लगाएं, जो कि आपके सिलेबस में बाद में आएगा, तो वो जो है वो नॉन ओमिक है। अब फॉर एग्जांपल क्या है, इसको एक और चीज से हम यहां पे देख सकते हैं कि जिसका ग्राफ तो V और I का लीनियर हो, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I, वो डिवाइस होगी ओहमिक। और अगर आपका ग्राफ जो है वो कर्व्ड है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं शो कर रहा, इस तरीके का ग्राफ है, सो इट इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। मतलब वोल्टेज में और करंट में अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप बन रही है तो वो होगा हमारा नॉन ओहमिक डिवाइसेस, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो बेटा इस तरीके से आप ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा कि मिनिएचर फॉर्म या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होती है। फिर आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस पता चल गई कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर में किस तरीके से डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, सेमीकंडक्टर में कैसे बिहेव करती है या इंसुलेटर में कैसे बिहेव करती है। और आपको ये भी पता चल गया कि ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस को आप किस तरीके से आपस में देख सकते हो। तो जब भी आप VI का ग्राफ बनाओ, अगर तो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो ओहमिक डिवाइस है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व बन रहा है तो वो नॉन ओहमिक डिवाइस है। और जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओहमिक डिवाइसेस, और जो नहीं ओबे करते वो
नॉन ओमिक डिवाइसेस। सो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।